कुछ कंसेप्ट हमको और क्लियर करना जरूरी है ताकि ये टर्मिनोलॉजी जब आती है और जब हम देखते हैं कि बॉडी कॉम्पेंसेट कैसे कर रही है या फिर हम ट्रीटमेंट जब शॉक का करते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट जब पंप करता है ना, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो पूरे सर्कुलेशन में से ब्लड को फ्लो करता है, और अगर हार्ट बराबर से पंप नहीं कर रहा है तो शॉक हो सकता है ना। तो उसके पहले समझना होगा कि कौन सी चीजें हैं जो हार्ट के पंपिंग को अफेक्ट करती है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब अगर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक बार में तो जितना ब्लड वो इजेक्ट करेगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हार्ट ने पंप किया एक बार के कॉन्ट्रैक्शन में। तो जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वो एक बार पंप करेगा तो सर्कुलेशन जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और जब लेफ्ट साइड का हार्ट पंप करेगा तो सर्कुलेशन जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो दोनों का स्ट्रोक वॉल्यूम हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब हम शॉक से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो मोस्टली ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो हम कंसिडर करते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल का कंसिडर करते हैं, क्योंकि यही वो वेंट्रिकल है जो ब्लड को सर्कुलेशन में पहुंचाएगा। जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड कहां पहुंचाएगा, वो लंग्स की तरफ भेजेगा। तो राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल जब फेल होता है तो उसके अलग फीचर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल जब फेल होता है तो उसके अलग फीचर्स होते हैं। जब शॉक में पेशेंट होता है तो बहुत बार दोनों वेंट्रिकल फेल होते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये हम सक्शन के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करें कि ये एक वेंट्रिकल है ना, और ये इसका आउटलेट है, फॉर एग्जांपल समझो ये कि लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये इसका एओर्टा है, मतलब ये इसका आउटपुट यहां से आएगा। तो एक बार में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड ये पंप करेगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड इन वन कॉन्ट्रैक्शन। तो जब आपका वेंट्रिकल एक बार में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने जितना ब्लड पंप किया, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप किया, उसको हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये कितना ब्लड पंप करेगा ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है प्रीलोड। अब प्रीलोड मतलब क्या है? प्रीलोड मतलब जो आपका वेंट्रिकल है उसके अंदर पहले से कितना ब्लड है उसको हम प्रीलोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड यहां से लेफ्ट एट्रियम में आया और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ब्लड है उतना ही वो पंप कर पाएगा, है ना। अगर समझो उसमें ब्लड ही नहीं आ रहा है तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा क्या? आपका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन में कितना आएगा? कुछ भी नहीं। इसके अंदर अगर ब्लड ही नहीं है ना, और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो भी रहा है हार्ट अच्छे से, लेकिन अगर उसके अंदर ब्लड ही नहीं आ रहा है तो वो पंप कैसे करेगा? तो इसको हम प्रीलोड कहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले उसके अंदर कितना ब्लड है, उसको हम प्रीलोड कहते हैं। दूसरा एक और कंसेप्ट जो हमको समझना है कि जितना ब्लड इसके अंदर आएगा वो इसको स्ट्रेच करेगा, इसके वॉल को स्ट्रेच करेगा। अगर ये ज्यादा स्ट्रेच हुआ तो ज्यादा ब्लड पंप करेगा एक लिमिट तक के। अगर आपने रबर को खींच के रखा है और उसको जब आप रिलीज करते हो तो ज्यादा तेजी से जाता है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा अगर खींच लिया तो रबर फिर ढीला हो जाता है, वो जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होता, है ना। वैसे वेंट्रिकल के मसल्स का है, अगर इसके अंदर ब्लड एडिक्वेटली रिसीव होता है और उसके जो फाइबर्स है वो स्ट्रेच होते हैं मायोकार्डियम के, तो एक लिमिट तक के जितने वो स्ट्रेच होते हैं उतने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो जितना इसके अंदर ब्लड रहेगा उतने उसके वॉल्स जो वेंट्रिकल के वो स्ट्रेच होंगे, और जितने वो स्ट्रेच होंगे वो उतने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर वो स्ट्रेच हो जाए तो उसके बाद में वो काम करना बंद कर देते हैं, है ना। तो हमको देखना है कि प्रीलोड क्या कहते हैं, कि जितना ब्लड कॉन्ट्रैक्शन के पहले वेंट्रिकल के अंदर आया है उसको हम प्रीलोड कहेंगे। प्रीलोड एक सर्टेन लिमिट तक के जब बढ़ता है, वेंट्रिकल के मायोकार्डियम को स्ट्रेच करता है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाता है। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में चला जाता है। अब प्रीलोड बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? इसके अंदर ब्लड आने के लिए हम चाहते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके पहले इसके अंदर सफिशिएंट ब्लड आ जाए, तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप उसको बहुत सारा फ्लूइड देना चाहेंगे ताकि उसका
जो प्रीलोड है वो बढ़ जाए। तो जब आप बहुत सारा ब्लड देते हैं वेन्स के थ्रू, आपने वेन्स में फ्लूइड लगा दिया या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक है, ब्लीडिंग हो चुका है तो आप ब्लड दे रहे, तो ये सारा ब्लड जाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट में। राइट साइड ऑफ द हार्ट में से ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, यहां से पंप होके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाएगा और लंग्स से वो वापस होके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा और वो यहां से लेफ्ट एट्रियम में से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो प्रीलोड बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा वॉल्यूम दिया जाए, तो वॉल्यूम देके आप प्रीलोड बढ़ाते हैं। दूसरा, अगर आपने वेनस कॉन्ट्रैक्शन कर लिया किसी ड्रग्स की मदद से, आपने अगर वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो जो वेनस रिटर्न है वो भी बढ़ जाएगा और वेनस रिटर्न बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ आ जाएगा और सेम सर्कल करके लेफ्ट वेंट्रिकल का आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तीसरा, हम बोलते हैं कि पैसिव लेग राइजिंग करो, बच्चे का सर नीचे करो, पेशेंट का सर नीचे करो, पैर ऊपर करो, तो इसके कारण से भी जो पैर के अंदर वेनस ब्लड स्टैसिस हुआ था वो भी रिटर्न होगा राइट साइड ऑफ द हार्ट में और वो फिर से वापस आके सर्कुलेशन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा देगा, प्री कॉन्ट्रैक्शन वाला, जिसको हम कहते हैं प्रीलोड। किसी तरीके से हम प्रीलोड को मेजर कर सकते हैं क्या? तो आइडियली हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रेशर कैथेटर यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना, और वहां से कॉन्ट्रैक्शन के पहले मतलब एंड ऑफ द डायस्टोल में जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन के अंदर का कितना प्रेशर है वो मेजर करना पड़ेगा। अब ये पॉसिबल नहीं है, तो जो इन जनरल प्रैक्टिस हम देखते हैं कि जो आपका सेंट्रल वेनस कैथेटर जिसका टिप यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, उससे हम सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर करते हैं। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर डिपेंड करेगा कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में कितना ब्लड आया है और वो राइट एट्रियम का प्रेशर इंडिकेट करेगा। राइट एट्रियम का जो प्रेशर है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं प्रीलोड के साथ। जैसा हमने समझा था कि राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, सर्कुलेट होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है और वो लेफ्ट वेंट्रिकल फिर उसको पंप करता है। तो अगर यहाँ का प्रेशर कम है, यही का प्रेशर कम है, तो यहाँ का प्रेशर डेफिनेटली कम रहेगा। इसलिए हम सेंट्रल वेनस प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। अगर सेंट्रल वेनस प्रेशर अगर नॉर्मल है दैट मीन्स आपका प्रीलोड बराबर से। अब वॉल्यूम और प्रेशर का कैसे कनेक्शन है, अगर यहाँ पे एडिक्वेट ब्लड रहेगा तो ही यहाँ का प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगर यहाँ पे ब्लड नॉर्मल है तो यहाँ का प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भी बराबर से पहुंचेगा। तो इसका प्रीलोड को डिसाइड करने के लिए हम सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर करते हैं, है ना। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर आपको आइडिया देगा कि आपका प्रीलोड बराबर से है या नहीं है। और जैसा हमने समझा था कि अगर सेंट्रल वेनस प्रेशर बहुत कम है, मतलब आपका प्रीलोड अगर बहुत कम है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं फ्लूइड देके या फिर वेनस रिटर्न बढ़ा के। अगर एक लिमिट से ज्यादा आपका सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ गया, मतलब प्रीलोड बहुत ज्यादा हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो हमको ना बहुत ज्यादा सेंट्रल वेनस प्रेशर को अचीव करना है, ना ही हमको लो वेनस प्रेशर सेंट्रल वेनस प्रेशर को टारगेट करना है। हमको ऑप्टिमम सेंट्रल वेनस प्रेशर चाहिए ताकि आपका प्रीलोड जो है वो ऑप्टिमम रहे, ना कम ना ज्यादा। अब दूसरा फैक्टर जो है जो अफेक्ट करता है स्ट्रोक वॉल्यूम को, वो है इस वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब जो फोर्स और स्पीड के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। एक समझो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक समझो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों में फर्क है। हम एक ही कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे हार्ट रेट की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि किस स्पीड के साथ में ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो काम उसको करना है वो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। अगर इसकी स्पीड अच्छी है और इसका फोर्स अच्छा है, तो सपोज वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और तो इसको रिलैक्स होने के लिए समय ज्यादा मिलता है ना। तो ये जल्दी से अपना कॉन्ट्रैक्शन खत्म कर देता है, ब्लड को पंप कर देता है और फिर ये रिलैक्स होने लगता है। तो रिलैक्स होने को चांस ज्यादा मिलता है, समय ज्यादा मिलता है, जिसके कारण से इसका जो ब्लड इसके अंदर वापस आना चाहिए वो एडिक्वेटली वापस आता है और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के पहले जो प्रीलोड है वो नॉर्मल रहेगा। अगर समझो ब्लड हार्ट रेट सेम है जितना हमने अभी कंसिडर किया था, लेकिन हार्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस तरीके से, तो इसमें क्या हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अंदर का ब्लड को पंप करने के लिए जो इसका समय है ये ज्यादा ले रहा है
और जिसके कारण से है ना ये इसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो रही है। तो अगर आपको इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ ड्रग्स है ना, जिसको हम कहते हैं कि जो आइनोट्रॉप्स और बाकी सारी चीजें हैं वो इसके कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, इसके स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। अगेन हम ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बात कर रहे हैं ये सिंगल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हम हार्ट रेट के बारे में बात नहीं कर रहे। तो एक कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को बढ़ाने के लिए और कितने स्पीड से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आइनोट्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, जिसके कारण से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर बढ़ती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ती है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आफ्टर लोड का। आफ्टर लोड मतलब ये जो आउटलेट है वेंट्रिकल का इसके ऊपर कितना प्रेशर है ना। अगर समझो मैंने यहां पे इसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर दिया और उसके बाद में अगर मैं इसको पंप कर रहा हूं तो क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम एक कॉन्ट्रैक्शन में जनरेट होना चाहिए वो कम होगा। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, अगर हम इसका आउटलेट को ही प्रेशर बढ़ा देंगे तो इसको पंप करने में प्रॉब्लम जाएगा, है ना। और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये पंप ही नहीं कर पाएगा, फेलियर में चला जाएगा। तो ये आफ्टर लोड जितना ज्यादा रहेगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कम होगा, है ना। तो अगर आफ्टर लोड बढ़ता है वेंट्रिकल के ऊपर तो वेंट्रिकल का स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आफ्टर लोड किस कंडीशन में बढ़ता है, फॉर एग्जांपल यहां से हमने समझा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है एओर्टा में, एओर्टा से जा रहा है सिस्टेमिक वेस्कुलर एज में, आर्टरीज में, आर्टेरियोल्स में। सपोज किसी कारण से सिस्टमिक वेनस कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, आपने एड्रेनालिन दिया और वासोकंस्ट्रिक्शन हो गया, बाहर में के जितने भी ब्लड वेसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे उसका प्रेशर बढ़ेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो जो हमको डिजायर्ड इफेक्ट, जो स्ट्रोक वॉल्यूम हमको चाहिए वो शायद हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन जिसमें सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आफ्टर लोड को कम करने के लिए हम कुछ डायलेटर्स दे सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ आयनोडायलेटर्स देते हैं, जैसे मिलरिनोन है ना, या फिर लोडोस डोबुटामिन है। ये क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे, ये पेरिफेरल वासो डायलेटेशन करेंगे, जिसके कारण से स्ट्रोक, ये आफ्टर लोड जो है वो कम होगा और आफ्टर लोड कम होने के कारण स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। ये आफ्टर लोड मेजर करने का कोई तरीका है क्या, तो इसको हम इको पे देख सकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन प्रेशर जो है उसके ऊपर से हम जो आफ्टर लोड है उसका एक असेसमेंट ले सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन प्रेशर। और जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है जिसे हमने समझा था कि फोर्स एंड स्पीड के साथ में जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक बार में, उसको असेस करने के लिए हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन को देख सकते हैं इको में, जो हमको हेल्प करेगा हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को असेस करने में, मॉनिटर करने में। एक और जो फैक्टर है जो स्ट्रोक वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस करता है वो है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मतलब जितना प्रेशर चेंज हो रहा है एक वेंट्रिकल के बीच में, उसमें वो कितना ब्लड पंप कर रहा है। अगर इसका कॉम्प्लायंस अच्छा है, मतलब मैं अगर इसको दबाता हूं तो ये अच्छे से दब जाता है, तो इसका कॉम्प्लायंस अच्छा है। तो अगर इसका थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज करूंगा, है ना, चेंज इन वॉल्यूम अच्छा रहेगा, मतलब चेंज इन प्रेशर थोड़ा भी रहा तो वॉल्यूम अच्छा जनरेट करेगा। लेकिन अगर समझो किसी कारण से स्टिफ हो गया, है ना, ये डिसीज हार्ट है, सपोज ये कोई स्टोरेज डिसऑर्डर है का हार्ट है जिसमें इसका कॉम्प्लायंस कम हो गया, तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ ब्लड जनरेट करने के लिए ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, है ना। तो जितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है सेम वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, उतना उसका कॉम्प्लायंस हम समझेंगे कि कम है। मतलब ये जो मायोकार्डियम है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल्स है ना, जो उसके वॉल्स है वो स्टिफ है और ऐसे कंडीशन में उसका कॉम्प्लायंस कम रहेगा। तो अगर उसका कॉम्प्लायंस कम है तो डेफिनेटली उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम रहेगा। तो ये हमने समझा है बच्चों में। बच्चों के जो पीडियाट्रिक मायोकार्डियम होता है वो थोड़ा सा स्टिफ होता है एज कंपेयर टू अडल्ट, और जिसके कारण से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम रहता है एज कंपेयर टू अडल्ट। अब हमको कार्डियक आउटपुट का कंसेप्ट, कार्डियक आउटपुट है उसका मतलब है कि जो वेंट्रिकल है उसने 1 मिनट में कितना वॉल्यूम पंप किया है। अब हमने समझा कि एक कॉन्ट्रैक्शन में जो वॉल्यूम वेंट्रिकल इजेक्ट करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर हमको 1 मिनट में उसने कितना वॉल्यूम जनरेट किया तो हमको देखना पड़ेगा कि उसका हार्ट रेट कितना है, मतलब एक बार में उसका हार्ट रेट कितने बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
तो एक बार में अगर उसने 1 ml, फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि एक बार में अगर उसने 1 ml पंप किया है और हार्ट रेट 100 का है, तो 1 मिनट में वो कितनी बार करेगा? 100 ml करेगा, है ना। हार्ट रेट मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट, और एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना ब्लड वॉल्यूम वो पंप कर रहा है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कर रहा है। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल इन 1 मिनट। तो कार्डियक आउटपुट का कंसेप्ट हमको समझना जरूरी है। तो इतना वॉल्यूम बॉडी को मिलना चाहिए। अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाने की कैपेसिटी कम है, फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक हार्ट है जिसमें हमने समझा कि उसका कॉम्प्लायंस ही कम है, तो एक लिमिट से ज्यादा वो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं सकते, तो उसके लिए बॉडी क्या करती है? फिर हार्ट रेट बढ़ा देती है ना। या फिर आपका प्राइमरी हार्ट डिजीज है जिसके कारण से आप हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही अच्छा नहीं है, तो ऐसे कारण में बॉडी उसको कॉम्पेंसेट कैसे करेगी? वो हार्ट रेट बढ़ा देगी। एक बार में ब्लड कम जा रहा है क्या, तो ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट करो। सेम वॉल्यूम जनरेट करने के लिए हार्ट को ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए पहला साइन क्या रहता है शॉक का? इंक्रीज इन द हार्ट रेट, है ना। तो बॉडी हार्ट रेट बढ़ा देगी जिसके कारण से आपका कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहे। अब जब ये कार्डियक आउटपुट रहता है, और ये कार्डियक आउटपुट और सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ये दोनों मिलकर के आपका ब्लड प्रेशर डिसाइड होता है। तो यहां पे एक कंसेप्ट समझना जरूरी है कि जो हमने कंसेप्ट समझा था कि आर्टेरियोल के लेवल का प्रेशर और वेन्यूल के लेवल का प्रेशर, है ना, इसको हम कहते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर और सेंट्रल वेनस प्रेशर। इसके बीच का डिफरेंस मेंटेन रखना जरूरी है। अगर ये मेंटेन नहीं रहा तो सेल का परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा, सेल को जितना परफ्यूजन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे मेंटेन होता है? अगर हम समझो कि स्ट्रोक वॉल्यूम एडिक्वेटली जनरेट नहीं हो रहा है और कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। क्यों? अगर यह सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तभी मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ेगा, और मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ने के कारण जो परफ्यूजन प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। मतलब मीन आर्टेरियल प्रेशर और सेंट्रल वेनस प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है वो मेंटेन रहेगा अगर सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है। तो कॉम्पेंसेटर मैकेनिज्म में हमने क्या देखा? एक तो हार्ट रेट बढ़ जाता है अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है तो, दूसरा परफ्यूजन प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। तो उसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है इनिशियली। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट शॉक में नहीं है। हो सकता है बॉडी कॉम्पेंसेट करके उसका सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा रही है, और ये सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस मेंटेन बढ़ने के कारण उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन है। तो ये कंसेप्ट हमको समझना जरूरी है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन। वो डिपेंड करता है प्री लोड के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर, आफ्टर लोड के ऊपर और कॉम्प्लायंस के ऊपर वेंट्रिकल के। और जब स्ट्रोक वॉल्यूम को हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 1 मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड वॉल्यूम इजेक्ट कर रहा है वो पता चलता है, जिसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट कम भी है तो भी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए बॉडी सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा देती है, जिसके कारण से मीन आर्टेरियल प्रेशर और सेंट्रल वेनस प्रेशर के बीच का डिफरेंस कायम रहता है, और जिसके कारण से परफ्यूजन प्रेशर जो है सेल का वो मेंटेन रहता है।